जी, हम बात कर रहे थे आयरन की। तकरीबन 5 माह तक आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग फुलफिल करती है, लेकिन इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है जो कि क्वांटिटी वाइज जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, तो अल्टीमेटली देयर विल बी गैप विद रिस्पेक्ट टू आयरन। सो आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अनीमिया। अब इस डेफिशिएंसी को हम कहाँ से फुलफिल करेंगे? बाय इंट्रोड्यूसिंग आयरन रिच फूड्स। It means complementary foods that provide plenty of iron are needed to fill the iron gap from about 6 months of age. If the iron gap is not filled, the child will become anemic. The iron gap is biggest from 6 to 12 months, so the risk of anemia is highest in this group. Preterm and low birth weight babies are at more risk of anemia. इसकी रीजन क्या है भाई? बिकॉज दे हैव लेस स्टोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, जो माँ की तरफ से उनको आयरन मिलना था, ड्यू टू अर्ली बर्थ या प्री टर्म बर्थ, दे हैव नॉट गेट द सेम स्टोर्स, सो अल्टीमेटली iron gap starts earlier. So what is the solution? Give iron drops from 2 months if available. यानी अगर सिचुएशन जो है वो ज्यादा वर्स है तो इवन बिफोर 5 months ऑफ एज बच्चे को आयरन ड्रॉप्स जो है वो दिए जा सकते हैं। तो एक तो हमने भाई देखा है अभी तक कि बच्चे की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब वो बड़ी तेज थी, मेटाबॉलिक रेट जब वो बड़ी पेस पे था, तो अल्टीमेटली देयर वाज डिमांड फॉर सच फूड्स व्हिच कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल दिस एनर्जी गैप। अब दूसरी रीजन जो है ये भी है कि बच्चा जो है वो यकदम जो है वो फैमिली फूड की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता, उसकी फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी जो है ना वो इतनी नहीं होती कि वो ब्रेस्ट फीडिंग से डायरेक्टली फैमिली फूड्स की तरफ शिफ्ट हो सके। सो कम्प्लीमेंट्री फूड्स बेसिकली दे प्रोवाइड और दे बिकम द सोर्स ऑफ कुशनिंग एंड एक्ट एज ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशनल फेज के तौर पे यूज होंगी और इनकी वजह से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होगा, जो कि बच्चे का रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो काम आता रहेगा। ठीक है, तो 1 साल की एज के बाद अगर हम देखें तो बच्चा जो है वो नॉर्मली हर किस्म की फूड जो है वो खाने के काबिल हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशनल फूड also exposes the infant to a variety of textures and consistencies. So this is another opportunity for the kid to become familiar with a variety of textures and consistencies, ultimately encouraging the development of vital motor abilities such as chewing. अब भाई हम यहाँ पे आपसे ना 3 से 4 सिस्टम्स जो है वो शेयर करेंगे, जिनके अंदर हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मैच्योरिटी आती है और अल्टीमेटली जब ये सिस्टम्स इतने मैच्योर हो जाते हैं तो फिर बच्चा जो फैमिली फूड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो मैच्योरेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द टाइमिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स एंड द एबिलिटी ऑफ इन्फेंट्स टू कंज्यूम देम। At birth, both the rooting reflex and suck and swallow mechanisms facilitate breastfeeding, but the gag reflex may interfere with the introduction of solids. तो यहाँ पे ये 2-3 रिफ्लेक्सेस की बात की गई है। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो बच्चों के अंदर नेचुरली पाया जाता है और इस रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे जो जैसे ही उनके लिप्स या चीक्स को कोई चीज टच करती है, सो दे स्टार्ट सकलिंग। आप फिंगर अगर उनके लिप्स को टच करते हैं तो वो सकल करना जो है ना वो नेचुरली शुरू कर देते हैं विदाउट एनी, मतलब सोए भी हों देख भी ना रहे हों, तो ये एक नेचुरल जो है ना उनके अंदर एक रिफ्लक्स जो है उस वक्त डेवलप हो चुका होता है जिसको रूटिंग रिफ्लक्स कहते हैं। और अल्टीमेटली इस रिफ्लक्स की वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सक्सेसफुल होती है। इसी तरह जो सक एंड स्वालो मैकेनिज्म्स हैं, शुरू में जो है वो बच्चा
सकलिंग की तरफ जाएगा। स्वालो भी, जिसमें हमें बोलस या इस तरह का नवाला जो हम बनाते हैं, ये शुरू में कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। आहिस्ता वक्त के साथ साथ बच्चा जो है वो सॉलिड फूड जो है उनको भी स्वॉलो करने के काबिल हो जाते हैं। और गैग रिफ्लक्स जो होता है ये बेसिकली इसमें कह लें कि इस रिफ्लक्स की वजह से चोकिंग जो है वो प्रिवेंट होती है। This is also called as a pharyngeal reflux, and it is basically the contraction of the throat, which happens when something touches the roof of your mouth. यानी माउथ का ऊपर वाला हिस्सा उसको कोई चीज टच करे, या बैक ऑफ टंग जो है उसको कोई टच करे, ठीक है। टंग या थ्रॉट की बैक साइड पे अगर कोई चीज टच करती है, या जो टॉन्सिल्स का एरिया एग्जिस्ट करता है भाई, यहाँ पे टॉन्सिल्स क्या है बेसिकली, ये डिफेंसिव सिस्टम का हिस्सा है भाई, आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि थ्रॉट के दोनों तरफ पाए जाते हैं, और इनका मकसद क्या होता है कि ये किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से जो है ना वो थ्रॉट को महफूज करें। लेकिन टॉन्सिल्स का जब प्रॉब्लम हो जाता है तो बाज दफा इसकी रीजन क्या होती है कि इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी इन्फेक्शन का अटैक इतना ज्यादा होता है कि ये स्वेल कर जाते हैं, और फिर इनका भी सर्जिकली जो है वो इनको रिमूव किया जाता है। तो बात मैं ये कर रहा था गैग रिफ्लक्स की, इस रिफ्लेक्टिव एक्शन की वजह से चोकिंग नहीं होती, और जो स्वॉलिंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है। तो बच्चे में ये चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन गैग रिफ्लक्स जो है वो स्पेशली जब सॉलिड फूड बच्चे को देना चाहते हैं, इवन दूध जो है ना इसके अंदर आपको अगर इसका टेक्सचर आप देखें तो आपको उसके अंदर सॉलिड्स फील नहीं होते, और आप इसमें अगर हल्के से भी कोई कम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो सॉलिड्स उसका इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चा जो है उसको चोकिंग होने के चांसेस होते हैं, बच्चा उसको जो है वो पुश कर देता है, उस फूड को इंजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन 4 माह 5 माह के बाद जो है ये प्रोसेस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो बच्चा जो है वो बोलस की फॉर्म में भी फूड जो है लेने के काबिल हो जाता है, यानी उसकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है ना वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसको ओरोफेरेंक्स और स्वॉलिंग जो है वो भी होना शुरू हो जाती है। ओरोफेरेंक्स जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ थ्रॉट एट द बैक ऑफ माउथ बिहाइंड द ओरल कैविटी, ये वाला एरिया जो है ना इसको हम ओरोफेरेंक्स कहते हैं, ठीक है? और इसमें बैक ऑफ थर्ड ऑफ टंग भी शामिल है, सॉफ्ट पैलेट भी शामिल है इसमें। इसके अलावा साइड एंड बैक वॉल्स ऑफ थ्रॉट वो भी इसमें आ जाती हैं, एंड टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये वाला जो एरिया बनता है इसको हम ओरोफेरेंक्स कहते हैं। तो बोलस जो बन जाता है फूड का, उसको ओरोफेरेंक्स की तरफ ट्रांसफर करना और फिर उसको स्वालो करना, ताकि वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो है वो ट्रेवल करता हुआ स्टोमिक तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट्स तकरीबन 4 to 6 मंथ के अंदर जो है वो बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक और फैक्टर अगर हम देखें तो बच्चा जो है बगैर किसी सपोर्ट के अपना सर जो है उसको नहीं संभाल सकता, उसकी बैक और हेड को सपोर्ट चाहिए, और ये डिफिकल्ट होता है विदाउट एनी सपोर्ट के बच्चा जो है इंजेक्शन और स्वॉलिंग जो है वो कर सके, ठीक है। तो 6 माह बाद बच्चे जो है वो अपना सर संभालना शुरू कर देते हैं, रेक्ट बैठना शुरू कर देते हैं, यानी रेक्ट जो है वो विद सम स्पोर्ट्स जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज इंडिकेट कर रही होती है कि इनको स्वालो फूड जो है वो इंजेस्ट करने के लिए दी जा सकती है। Infant starts to bring objects to their mouth at about 5 months of age। आगे मैं आपके साथ कुछ माइलस्टोन्स शेयर करूंगा, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है ना वो 5 माह तक जो है वो अपनी फुल मुट्ठी के साथ जो है ना वो चीजों को ग्रेस्प करता है। इवन आप उसको उठाएं तो वो आपको दोनों हाथों से और दोनों मुट्ठियों से जो है ना वो पकड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इस काबिल हो जाता है कि वो फिंगर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और जो इसकी पिंसर फिंगर, जैसे भाई इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, शहादत वाली उंगली और अंगूठा, इन दोनों को मिला के वो चीजों को पिक करना, जैसे हम ग्रेप्स उठाने हो हमने, ठीक है, कोई छोटी चीज उठानी हो तो हम 2 उंगलियां यूज करेंगे, अगर हमने ज्यादा स्टफ उठाना है तो हो सकता है फिर हम पूरा मुट्ठी जो है ना उसको यूटिलाइज करें। तो बच्चे में ये एबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। मंचिंग रिफ्लेक्स, भाई मंचिंग रिफ्लेक्स क्या होती है कि जिसके अंदर जो है वो बच्चा च्यू करता है स्लोली, और इसमें साउंड्स जो हैं वो भी साथ डेवलप होती हैं।
तो स्लोली च्यू करना भी, इस तरह का जो रिफ्लेक्स है वो बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली पे बच्चा सॉलिड फूड्स की तरफ जो है वो इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। लिक्विड फूड्स में आपको पता है कि च्यू का एलिमेंट नहीं है, उसको जस्ट एनगल्फ करने वाली बात बनती है। लेकिन जब हम सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड्स की बात करेंगे तो वहां पे बाइटिंग, च्यूइंग, ठीक है, मंचिंग, इस तरह के एक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। 8 माह की एज तक जो है वो बच्चा विदाउट एनी स्पोर्ट्स जो है वो बैठना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसके दांत भी निकलने शुरू हो जाते हैं। उसकी टंग में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो फूड को जो है वो मेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं, और फिर वो थिक बॉल्स को जो है वो भी swallow करने के काबिल हो जाते हैं। Soon after, infants have the manual skills to feed themselves, drink from a cup using 2 hands and eat family foods. तो ये फिर नेक्स्ट फेज है कि जिसमें बच्चा जो है ना वो कप्स की तरफ शिफ्ट होता है, और जस्ट लाइक शुरू वाली एज में अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है उसको, जैसे कैट्स जो है ना वो दूध पीती है ना भाई, टंग को बार बार बाहर निकालेंगी और दूध उसके साथ टच करेगा और उस दूध को वो लेके जाती है, वो ड्रिंक नहीं करती, ठीक है। तो बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह जो है ना, इसके अंदर स्केल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रिंकिंग वाली स्केल और चीज को दोनों हाथों में होल्ड करना, माउथ की तरफ लेके जाना, ये जो फिनोमेनाज हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे को इस वक्त इनकरेज करना चाहिए ताकि उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हों। अगर ये उस वक्त बच्चे को इनकरेज नहीं किया जाता तो ये बिहेवियर और फीडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं ये डेवलप हो जाएंगी, जो कि लेटर फेज पे जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस टेबल के अंदर एज वाइज जो है ना वो कुछ रिफ्लेक्सेस और स्केल्स की बात की गई है, और उस वक्त कौन सी फूड्स जो है वो ज्यादा सूट करती हैं उनका जिक्र किया गया, और फूड्स की एग्जांपल्स जो है वो आपके साथ शेयर की गई हैं, ठीक है। तो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे इसको मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। तो इसमें एज को हमने जब वो 1 साल तक स्प्लिट किया है भाई इन टर्म्स ऑफ मंथ, सो 0 to 4 मंथ अगर देखा जाए, तो बच्चे में फीडिंग स्किल्स की अगर बात करें तो ही और शी टर्न्स हेड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट दैट ब्रशेस चीक्स, यानी चीक्स को अगर आप हाथ लगाएं तो बच्चा उस तरफ जब वो अपने आप को टर्न करता है। Initially swallows using back of the tongue, just like cats, gradually begins to swallow using front of tongue as well. Strong reflex to push food out during first 2 to 3 months. तो इसमें जरूरी नहीं कि बच्चे को जायका अच्छा नहीं लगा, बल्कि ये अभी उसके अंदर स्किल नहीं डेवलप हुई, जिसकी वजह से बच्चा जब बड़ा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स शो करता है और चीज को जो है वो एजेक्ट कर देता है। इस स्टेज पे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो, या इन केस के ये इज देयर इज एन इशू, सो इन्फेंट फार्मूला, दीज आर द ऑप्शंस। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि जब 4 से 6 माह की तरफ हम मूव करेंगे तो ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिल्ड्स ऑन प्रीवियस स्टेज, मीन्स के जो प्रीवियस स्टेज में जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को हम दे रहे हैं ना, दे शुड रिमेन कंटिन्यू, ठीक है, इनके अलावा चीज ऐड होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि भाई 4 महीने तक जो चीजें यूज की हैं उनको फिर छोड़ देना और फिर नेक्स्ट चीज जो है नई चीज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा देना। तो 4 से 6 माह तक अगर हम देखें तो बच्चे में एक्सट्रूजन रिफ्लक्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीजों को फौरन बाहर एजेक्ट कर देता था, एंड दे डेवलप द एबिलिटी टू swallow नॉन लिक्विड फूड, indicates desire for foods by opening mouth and leaning forward, यानी अगर आप उसको कुछ चीज दिखाते हैं तो वो उसकी तरफ झुकेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और मुंह खोलेगा जैसे वो उसको खाना चाहता है। इंडिकेट्स स्टाइटी, यानी अब अगर उसका फुलफिल हो गई, उसकी बेली फिल हो गई है तो वो फिर फेस को टर्न कर लेगा, टर्न अवे एंड लीनिंग बैक, पीछे झुकने का मतलब, या मुंह जो मोड़ लेना, इसका मतलब क्या होगा कि अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज के अंदर और वो उसको खाना नहीं चाहता। 6 माह की एज तक जो है वो फिर स्पोर्ट की मदद से बैठना शुरू कर देता है, च्यू करना शुरू कर देता है, हैंड टुवर्ड्स माउथ लेके जाना और चीजों को ग्रैस्प करना विद द पाम ऑफ हैंड, ठीक है, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। अब इस स्टेज पे कंप्लीमेंट्री फूड्स अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क एंड इन्फेंट फार्मूला शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे कैन बी यूज्ड इन द प्योरी फॉर्म, ठीक है, जिसमें जो सॉलिड वेरिएंट जो है वो नहीं आना चाहिए।
6 to 8 मंथ की अगर बात करें तो इसमें सेल्फ फिंगर फूड जो है ना वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो फिंगर्स में फूड को पकड़ के, ठीक है, यूज कर, जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं। पिंसर डेवलप्स पिंसर ग्रैस्प, ठीक है, पिंसर ग्रैस्प इसमें इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो दोनों को मिला के हम ग्रेप्स और इस तरह की छोटी चीजों को पकड़ते हैं। बिगिंस टू ड्रिंक फ्रॉम कप्स, और बच्चा जो है वो कप से भी पीने के काबिल हो जाता है। ये बड़ी भाई इसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं फैमिली मैन हूँ, तो मैंने देखा है कि बाज बच्चा ना बाज दफा फिर इतना स्ट्रांग उसकी ये पिंसर ग्रैस्प हो जाती है कि वो चींटियां भी पकड़नी शुरू कर देता है। बड़ी से बड़ी चीज तो दूर की बात है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसने बाज दफा वो पकड़ के ना जमीन से, तो ये नहीं उसको पता होता कि ये खाने वाली चीज है नहीं है, तो उसको वो माउथ की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। 8 से 10 साल 10 माह की एज में बोतल को होल्ड करना, इसके बाद फूड्स को ग्रैस्प करना, स्पून को पकड़ना और अनस्पॉटेड सिट करना। तो अब ये फेज जो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि इसमें अब बच्चे की जो फूड्स हैं उनकी हम कंसिस्टेंसी भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसको आप आहिस्ता आहिस्ता फैमिली फूड्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें ब्रेड्स और सीरियल्स का इस्तेमाल है, योगर्ट है, इसके अलावा सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये उसको दिए जा सकते हैं। और फाइनली कट मीट, फिश, ठीक है, चीज, एग्स, मैश्ड लेग्यूम्स ये इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। 1 साल की एज में वो इतना फनकार हो जाता है कि वो चम्मच से खाना पसंद है, और फिर आप उसको चम्मच से खिलाएंगे तो वो नहीं पसंद करेगा, वो कहेगा मुझे चम्मच दे मैं खुद खाऊं, ठीक है। तो बिगिंस टू मास्टर स्पून, मास्टर स्पून किसको कहते हैं कि जो फिर खुद फनकार हो जाएगा खाने पीने में। अब इस स्टेज पे हमें सर्विंग्स की बात करनी है कि बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड्स जो इंट्रोड्यूस करवाएं और उनकी सर्विंग्स 4 सर्विंग्स ऑफ ब्रेड्स एंड सीरियल्स, इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की 2 सर्विंग्स हैं, 3 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की हैं, 2 फ्रूट्स की हैं, 2 सर्विंग्स जो है वो मीट की हैं। तो ये जो सर्विंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अडल्ट्स की निस्बत तकरीबन हाफ होगी क्वांटिटी, लेकिन डेली ये फूड्स जो है वो बच्चे की डाइट का अगर हम हिस्सा बनाएंगे, हम लास्ट पे एक मेन्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि बच्चे की फूड के अंदर वैरायटी जो है ना उसको लेके आना चाहिए। तो अभी तक हमने न्यूरोमस्कुलर जो है ना वो एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखी है। सेकंड डेवलपमेंट जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के हवाले से है। तो शुरू में बच्चे के अंदर उसके गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल और पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना वो डेवलप नहीं हुए होते। तो आपको पता है कि वो चाहे वो पेप्सिन है या रेनिन है, या उसके बाद अगर इंटेस्टाइनल जूस देखें तो उसमें स्पेशली डाइसेक्राइड्स को जो है वो मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं। इसी तरह अगर हम पैंक्रियाज की सिक्रीशंस देखें तो उसके अंदर प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए जो है ना और फैट की ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर बच्चा जो है वो कैसे मदर मिल्क को डाइजेस्ट करता है? तो इसका मतलब है कि बच्चे को जो एंजाइम्स मिल रहे हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चा जो है वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को गट के अंदर करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और बॉडी उसकी मेटाबोलाइज भी करती है। इसी तरह बाइल सिक्रीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बड़ा रोल है। तो बच्चे में अभी उसका लिवर जो है इस काबिल नहीं हुआ कि वो बाइल को सिक्रीट कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली बाइल साल्ट स्टिमुलेटेड लाइपेज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ये उसको हेल्प आउट करते हैं। और इन्फेंट फार्मूलाज में बेसिकली ये नहीं होता। अब वक्त के साथ साथ ऐसे इन्फेंट फार्मूलाज बनने शुरू हो गए हैं कि जिनके अंदर वो लाइपेज को भी ऐड कर देते हैं ताकि बच्चा जो है वो फैट को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि फैट जो है वो एक मेजर पोर्शन है, मेजर कंपोनेंट है, या कह लें कि सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें। तो 4 महीने की एज तक जो है वो बच्चे का जो गैस्ट्रिक एसिड है वो गैस्ट्रिक पेप्सिन को हेल्प आउट करता है कि वो प्रोटीन्स को फुल्ली डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना वो भी इस काबिल हो जाता है कि वो भी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ द स्टार्ची फूड्स जो है ना उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इनके अलावा कॉलन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। लास्ट पार्ट भाई रेक्टम, जहाँ पे हम समझते हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और वेस्ट मटेरियल में से भी कुछ जो है वो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, और इसमें हमारा जो
माइक्रोफ्लोरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंट्राकोलोनिक माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो बच्चे की एज के हिसाब से भी चेंज होता है और बच्चे की फीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला इन्फेंट है उसमें और फार्मूला फेड बच्चा जो है उसके जो माइक्रोफ्लोरा है ना उनकी डायमेंशंस, नंबर, क्वांटिटी, ठीक है, इसमें फर्क एग्जिस्ट करता है। These microflora basically ferment the undigested carbohydrates and fermentable fibers to short chain fatty acids. So these short chain fatty acids are absorbed to get energy. और तकरीबन 10% के करीब जो है ना वो बच्चे एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू हासिल करते हैं। तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी में ये एबिलिटी भी रखी है कि वो डिफरेंट वे से उस एनर्जी को मीट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनिक साल्वेज। साल्वेज वर्ड यूज होता है रेस्क्यू के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो कॉलन है वो भी एनर्जी की सेवेज के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। 6 माह की एज तक जो है वो digestive system is sufficiently mature to efficiently digest starch, protein and fat in the non-milk diet. ठीक है, पहले वो मिल्क डाइट की हम बात कर रहे थे सिर्फ, अब 6 माह के बाद नॉन मिल्क डाइट जो कंप्लीमेंट्री फूड्स हैं, जो फैमिली फूड्स हैं, इनको भी डाइजेस्ट करने के एबिलिटी आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त एक प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का जो बेली साइज है या जिसको हम स्टोमिक या गैस्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 30 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो अगर एक बच्चे का 5 kg वेट है तो उसमें 150 ml उसका स्टोमिक जो है वो उसकी कैपेसिटी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस कैपेसिटी को आप पानी पिला के फिल कर दें, सिर्फ दूध पिला के फिल कर दें, ठीक है, या कोई सॉलिड फूड जो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो टू बल्कि फूड्स जो हैं कि जिनका बल्क ज्यादा और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स या उनकी कैलोरीज जो है वो कम हो, एनर्जी उनकी जो है वो डेंसिटी कम हो, तो ये बाज दफा बच्चे को भूखा रखती हैं, वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता। तो इस सिलसिले में जो कम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं ना उनको बनाते वक्त आप ये फैक्टर जरूर ज़हन में रखें कि उनकी डेंसिटी को इंक्रीज करें। और हम लेटर फेज पे देखेंगे कि डेंसिटी जो है न्यूट्रिएंट डेंसिटी को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं, कैलोरी डेंसिटी को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं कि विद मिनिमम क्वांटिटी बच्चा जो है उसको एनर्जी भी ज्यादा मिले और उसको न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो मैक्सिमम मिल सके। और इसके साथ साथ मील्स जो है ना उनका नंबर इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, कम क्वांटिटी लेकिन नंबर ज्यादा, ठीक है। जैसे मदर फीडिंग जो है तो इसमें 12 बार 14 बार जो मदर फीडिंग करना एक आम प्रैक्टिस है। और इसी तरह कम्प्लीमेंट्री फूड्स की बात करें तो कम से कम 5 से 6 बार दिन के अंदर जो है वो कम्प्लीमेंट्री फूड्स देना ये एक नॉर्मल रूटीन गिनी जाएगी। रीनल फंक्शंस, बेसिकली रीनल्स का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को इन्होंने रिटेन करना होता है और फ्लूइड में से जो वेस्ट मटेरियल हैं, स्पेशली जो एंड प्रोडक्ट्स हैं मेटाबॉलिक और डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ प्रोटीन यूरिया की फॉर्म में स्पेशली, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, ठीक? तो इनका काम क्या है कि पानी को रिटेन करें बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है ना वो इनको भी रिटेन करें, ठीक है, इनके लॉसेस को प्रिवेंट करें। अब ये जो नॉन मेटाबलाइजेबल डाइटरी कंपोनेंट्स भाई, ठीक है, मेटाबलाइज हो जा रहा है वो बॉडी का हिस्सा बन गए हैं, तो जो नॉन मेटाबलाइज डाइटरी कंपोनेंट्स थे प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे जिनमें 4 जो है ना वो शामिल है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एंड फास्फोरस, और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हुआ था उसकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली अगर प्रोटीन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है वो यूरिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये तीनों चीजों को जो है ना वो हम रीनल सल्यूट लोड कह सकते हैं। सो रीनल सल्यूट लोड इज बेसिकली द सम ऑफ सल्यूट्स, ठीक है, दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। तो इसमें ये 3 किस्म की चीजें जो है वो शामिल है। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, रीनल सल्यूट लोड का पोटेंशियल, इट रेफर्स टू द सल्यूट्स ऑफ डाइटरी एंड एंडोजिनस ओरिजिन that would have to be excreted in urine if none were diverted into synthesis of new tissues or lost through the non
रीनल रूट्स। तो ये दो डेफिनेशन जो है ना, इनको भाई आपने जहन में रखना है। सल्यूट लोड से मुराद क्या है कि 3 किस्म के जो सल्यूट्स जो बॉडी में पाए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और किडनीज जो है ना वो इनको एक्सक्रीट करती हैं। और पोटेंशियल रीनल सल्यूट लोड की अगर हम बात करें तो इसमें वो सल्यूट्स शामिल हैं जो कि यूरिन के रास्ते जिनका है वो एक्सक्रीट होना चाहिए। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन वही 4 इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए इसमें, प्लस द सल्यूट्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जिनको हमने मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का नाम दिया था, which usually contribute more than 50% of the potential renal solute load. अब बात करने का मकसद ये था कि जो रीनल फंक्शंस हैं उसमें स्पेशली ऑस्मोलैरिटी जो है वो बड़ी मैटर करेगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन बड़ी मैटर करेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मिल्क्स हैं उनकी आपने देखा है कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी दी गई है। मैच्योर ह्यूमन मिल्क 93, कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला अप टू 135, और काउज मिल्क भाई जो बड़ा एक आइडियल समझा जाता है कि बच्चे को मदर फीडिंग के साथ साथ फिर जो एनिमल मिल्क है और इसमें स्पेशली काउ मिल्क जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसकी आप ऑस्मोलैरिटी देखें, इसका फायदे की जगह पे नुकसान होता है, बच्चे के किडनीज अभी इतने मेच्योर नहीं होते कि इसको हैंडल कर सके। हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी है इसकी। So there is considerable variation in the potential renal solute load of various types of milk. Newborn baby has limited renal capacity to deal with high solute load and at the same time conserve fluid. यानी दो काम करने हैं ना भाई किडनीज ने, कि सल्यूट्स को कंजर्व भी करना है, फ्लूइड को भी कंजर्व करना है। ठीक है। और जो सल्यूट्स की हाई कंसंट्रेशन है उनको भी ऑप्टिमम, फ्लूइड की कंसंट्रेशन को भी ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। Osmolarity of human milk is appropriate for infant, and anxiety about excess renal fluid load is primarily a concern for non-breast infants, especially those fed unmodified cow's milk. Modified क्या होता है कि उसमें हम पानी वगैरह डाल के उसको dilute कर सकते हैं। And these factors becomes especially important during the illness. उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन जब वो बड़ी मैटर करेगी। Around 4 months of age, renal function has matured considerably, and infants can conserve water better and deal with higher solute concentrations. Thus, recommendations on the complementary feeding do not ordinarily need to be modified to take account of the stage of renal development. ठीक है, तो इससे जब भी recommendations करनी हो complementary feeding के बारे में, तो रीनल फंक्शंस जो है ना उनको भी ज़हन में रखना चाहिए। डिफेंसिव सिस्टम जो है वो बच्चे का बेसिकली म्यूकोजल बैरियर्स की वजह से, अभी म्यूकोसा जो है ना वो एक बैरियर का काम करती है, और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको, जिनको यहाँ पे इंटीरोपैथिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, इनसे हमें बचाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो एंटीजेनिक फूड प्रोटीन्स हैं उनसे भी जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं उसे प्रिवेंट करती है। तो ह्यूमन मिल्क जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे कह लें कि इम्यूनिटी के रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्फेंट फार्मूलाज में यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रिक एसिडिटी भी इसमें रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, intestinal secretions and peristalsis, all these things are contributing towards the defense system, and these things will develop with the passage of time. इनमें maturity जो है वो by birth जो है वो exist नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। सो अल्टीमेटली ये फैक्टर भी बड़ा मैटर करेगा कि जब बच्चे का डिफेंसिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए तो फिर उसको हमें कंप्लीमेंट्री फूड्स या फैमिली फूड्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। इसके अलावा एलर्जेनिसिटी के भी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, सोया प्रोटीन, ग्लूटेन, काउ मिल्क, एग, फिश प्रोटीन्स। इस तरह की चीजें जो है वो बाज दफा इंटेरोपैथी जो है वो काज करती हैं, विच इज बेसिकली द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
और स्पेशली ये चीज़ें उस फैमिलीज में ज़रूर देखनी चाहिए जिनके अंदर हिस्ट्री एग्जिस्ट करती हो एलर्जी के हवाले से। यानी माँ जो है वो अगर फूड एलर्जी उसमें एग्जिस्ट करती थी या ग्रैंड पेरेंट्स में फूड एलर्जी एग्जिस्ट करती थी, तो स्पेशली इन लोगों को कम्प्लीमेंट्री फूड्स को इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ी केयर करनी चाहिए। तो अब इसको हम सम अप करते हैं भाई, कब ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए। तो समरी में ये है कि भाई क्लोस्ट्रम जो है वो पहले 8-10 दिन तक बच्चे की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था, उसके बाद जो है फिर तकरीबन 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डोमिनेट कर रही थी, और फिर ट्रांजिशनल पीरियड जो है ना इसमें कम्प्लीमेंट्री फूड्स आ गई हैं, ठीक है, जिनके साथ साथ जो है वो इवन ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, या इन्फेंट फार्मूला जो है वो उसका इनटेक जो है वो कंटिन्यू रहता है। फिर एक स्टेज आती है कि अब ये जो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स मदर फीडिंग से आ रहे हैं या ट्रांजिशनल फीड से आ रहे हैं, तो बच्चा जो है ना वो फिजियोलॉजिकली और न्यूट्रिशनली जो है ना उसके हवाले से ये इनएडिक्वेट हो जाते हैं। इस वक्त फिर कुछ फूड्स जो है ना उनको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो एनर्जी गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम एनर्जी इनटेक में ये तीनों जो कैटेगरीज हैं इनका शेयर देखें, तो जो शुरू वाला जो फेज है जिसमें आप ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% जो है ना वो एनर्जी इनटेक इज फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। और फिर ये जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाला दौर है, इसमें अगर आप देखें तो ब्रेस्ट मिल्क और इसके साथ साथ फिर कम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, और इसके बाद फिर फैमिली फूड्स का इंट्रोडक्शन। और 2 इयर्स के बाद अगर आप देखें, 2 एंड मोर इयर्स, तो फिर टोटली जो बच्चे की एनर्जी इनटेक है वो फैमिली फूड्स की तरफ से आ रहा होता है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ एनर्जी में अगर हम देखें, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो टोटल शेयर जो है इसका एग्जिस्ट करता है। और फिर नेक्स्ट फेज जो है उसके अंदर अप टू 2 इयर्स तक अगर हम बात करें, फ्रॉम 6 मंथ टू 2 इयर्स, तो फिर इसमें ब्रेस्ट मिल्क प्लस जो है वो स्पेशल ट्रांजिशनल फूड्स एज वेल एज फैमिली फूड्स जो आना शुरू हो जाती हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर हम देखें तो 100% एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फैमिली फूड्स। At 4 to 6 months of age, it becomes easier to feed thick porridge, purees, and mashed foods because children can control their tongue better, start to make up and down munching movements, start to get teeth, like to put things in their mouth, and interested in new taste. अब ये चीजें जो है ना ये स्टिमुलेट कर रही होती हैं कि बच्चों को कुछ ऐसी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। Signs that a child is ready to start complementary foods are that child is at least 4 months old. तो पहले तो एज को ज़हन में रखें, कम से कम 4 महीने उसको गुजर चुके हों। पाकिस्तान जैसे कंट्री में बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, बाय बर्थ इनका वेट कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे 6 मंथ जो है ना उस फैक्टर को ज़हन में रखना चाहिए। रिसीव फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड्स बट अपीयर्स हंग्री सून आफ्टर। अब दूसरी निशानी क्या है कि बच्चा जो है ना वो दूध पीने के बावजूद अक्सर वो हंग्री फील करता है। और ये कैसे पता चलता है? वो रोएगा भी, शोर शराबा करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट क्राइंग जो है ना वो इंडिकेट कर रही होती है कि बच्चा जो वो हंग्री है। और इसके साथ साथ इज नॉट गेनिंग वेट एडिक्वेटली। तो अगर उसका वेट हम ट्रैक करें तो पता चलता है कि वो इतना तेजी से वजन अचीव नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को जो उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री फूड्स देना जो है वो जरूरी हो जाता है। अगर हम इसमें लेट हो जाते हैं या अर्ली कर लेते हैं तो फिर क्या फायदे नुकसान है? तो टू सून अगर हम देखें कि जस्ट बिफोर 4 मंथ, या हम इसको शुरू में ही कुछ सोसाइटीज के अंदर जो 3-4 हफ्ते के बाद जो ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। सो अ चाइल्ड डज नॉट नीड दीज फूड्स येट एज दे मे डिस्प्लेस ब्रेस्ट मिल्क। एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बच्चा जो है हो सकता है कि कम्प्लीमेंट्री फूड्स में शुगर साल्ट लेवल हाई होने की वजह से वो उनको ज्यादा लाइक करना शुरू कर देगा और मदर फीडिंग को छोड़ देगा। तो मदर फीडिंग को रिप्लेस कर देंगे ये फूड्स। इसकी वजह से फिर जो बहुत सारे जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो बच्चे को माँ से मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। इफ फूड्स आर गिवन द चाइल्ड टेक्स लेस
ब्रेस्ट मिल्क, मदर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस ब्रेस्ट। सेकंड मैकेनिज्म क्या होता है कि माँ की जो दूध की प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन अगर वो प्रोडक्शन कम होना शुरू होगी तो एक फेज आएगी कि माँ जो है वो कहती है फिर दूध खुश्क हो गया है, ठीक है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल नॉट बी अवेलेबल एट लेटर फेज। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे वो बच्चे को कम मिलना शुरू हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली रिस्क ऑफ इन डिजीजेस विल इंक्रीज। बाज़ दफ़ा बच्चे को जो फूड हम दे रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फूड, उसकी कंसिस्टेंसी हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है? और उसके न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली बच्चे की बेली तो फिल हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसको जो है ना वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं मिल रहे होते। अल्टीमेटली उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। और लास्टली जो है वो मदर्स, दे हैव मोर चांस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट इफ दे ब्रेस्ट फीड लेस फ्रीक्वेंटली। So in case complementary feeding is too late to introduce, a child does not get the extra food needed to fill the energy and nutrient gaps. A child stops growing or grows slowly, and the risk of malnutrition and micronutrient deficiencies increases. So इसमें भाई बड़ा एक राइट टाइम जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होगा ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो उनको होने से बचाया जा सके। व्हाट आर सम गुड कम्प्लीमेंट्री फूड्स? तो इसमें भाई कुछ पहचान है इनकी कि दे शुड बी रिच इन एनर्जी, प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे शुड बी क्लीन एंड सेफ, they should not have harmful chemicals or toxins, no bones or heartbeats that may choke a child, no boiling, not boiling hot, uh, यानी टू कोल्ड और टू हार्ड जो है वो प्रॉब्लम कर सकती हैं, नॉट टू पेपरी और साल्टी, यानी साल्ट और स्पाइसेस उसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इजी फॉर द चाइल्ड टू ईट, लाइक्ड बाय द चाइल्ड, लोकली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, ठीक है। और लास्टली इजी टू प्रिपेयर, ठीक है। इसी वजह से जो कमर्शियली अवेलेबल कम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं वो ज्यादा लाइक की जाती हैं कि दे आर कन्वीनियंट टू प्रिपेयर। कम्प्लीमेंट्री फूड्स जो है वो वैरायटी पे कंसिस्ट होनी चाहिए। मोनोटोनस डाइट जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसमें सीरियल्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, शुगर, जो फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके मिक्सचर ऑफ फूड जब आप यूटिलाइज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो स्टेपल फूड्स हैं भाई, ये हमारी कह लें कि हर कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये उस फूड को कहते हैं जिसको मेनली यूज किया जाता है फूड के लिए। जैसे पाकिस्तान में वीट और राइस स्टेपल है, बांग्लादेश में राइस स्टेपल है, अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ रूट क्रॉप्स हैं, कसावा, याम, पोटैटो, ये हो सकता है वहां के स्टेपल्स हों। तो स्टेपल्स डिफर फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। Examples: rice, wheat, maize, millet, cassava, yam, potato, and some starchy foods like plantain. Plantain जब just banana like plant आप कह सकते हैं। रूरल एरियाज में फैमिलीज का ज्यादा टाइम इन स्टेपल्स को ग्रो करने में, हार्वेस्ट करने में, स्टोर करने में और प्रोसेस करने में गुजरता है, जबकि अर्बन एरियाज में इनको परचेज किया जाता है। हाँ, चॉइस डिपेंड करती है इनकी कास्ट वगैरह को और लाइकिंग डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए। यूजुअली इनको मैश कर लिया जाता है, सॉफ्ट कर लिया जाता है बिफोर फीडिंग टू द किड्स।